मॉर्निंग, बैठ जाइए। होमवर्क बन गया सब? चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 बना रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 ना, एक्सरसाइज 3.2 का इसका उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 ये बाकी था। तो ये लंबा चौड़ा हिसाब है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोग मिला कर लीजिएगा बाद में। चंपा नाम का एक लड़की है, ठीक ना। चंपा एक सेल जाती है, सेल मीन्स दुकान होता है, ठीक ना। सेल गई और सेल में जाकर के वो स्कर्ट और पैंट खरीदती है। क्या क्या चीज खरीदती है? स्कर्ट और पैंट, पैंट पैंट, हाँ। तो उसकी सहेली पूछती तुम कितना स्कर्ट और कितना पैंट खरीदी है, ठीक ना। तो वो जवाब देती है दो तरह से, स्टेटमेंट के रूप में जवाब दी, डबल सेंटेंस से जवाब देती है। क्या वो बोलती है? पहले बोलती है कि मैं जो स्कर्ट खरीदी हूँ पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। फिर एक सेंटेंस में बोलती है कि मैं स्कर्ट जो खरीदी हूँ वो पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम। बस ये 2 बात है। तो कहता है इसको जो वो कितना स्कर्ट खरीदी है और कितना पैंट खरीदी है ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ गए? तो इससे जवाब पूछा गया इसके सहेली द्वारा कि कितना स्कर्ट और कितना पैंट खरीदी है। तो वो जवाब देती है कि जैसे पैंट की संख्या अगर मान लेते हैं, माना कि पैंट की संख्या x है, माना कि पैंट की संख्या कितना मान लेंगे? x। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या y है, ये दोनों मान लिए। तब प्रश्न में प्रश्नानुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि वो बोलती है कि मेरा जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंट की 2 गुने से 2 कम, यानी कि ये जो पैंट है ना, पैंट की 2 गुनी से 2 कम क्या है? स्कर्ट है। प्रश्नानुसार y जो है x के बराबर नहीं है, बल्कि x के 2 गुने से 2 कम कर देंगे तब जो निकलेगा वो y कहलाएगा। तो एक समीकरण से तैयार हो जाएगा। समीकरण तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y बराबर 2x माइनस 2। अगर -2 इधर लगता है प्लस हो जाएगा और y उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। यानी कि हमारा दिखने लगेगा 2x माइनस y और बराबर एक तरफ 2 दिखेगा, नहीं दिखेगा? क्या किया हम? इसको उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया और -2 को और एक ही बार पूरा टपा दिए। बात मुझे यहाँ थोड़ा बच्चा उझरा जाता है, कपड़ा दो जी मिठाने बोलो। बच्चा, बहुत बच्चा को लगता है पता नहीं ये क्या हो गया। -2 किधर लो, 2x, ये प्लस में इधर आएगा, क्या होगा? अब पूरा पक्ष इधर उधर करने से चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 2 हो गया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न ही कर रहा है। पुनः प्रश्न क्या क्या? वो डबल स्टेटमेंट दी है कि मेरा जो स्कर्ट है वो खरीदेगी पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो पुनः प्रश्न अनुसार क्या है कि ये जो y है वो x के बराबर नहीं है, बल्कि x के 4 गुने से 4 कम। अब y हो जाएगा कि x को 4 से गुना करके 4 कम कर देंगे तो वो जो निकलेगा वो स्कर्ट हो गया ना। अर्थात y बराबर 4x माइनस 4, फिर वही कम करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4x माइनस y हो गया। अब इसको अरेंज कर दो, 4x माइनस y बराबर 4। समीकरण 2। अब क्वेश्चन है कि स्कर्ट की संख्या और पैंट की संख्या निकालें। तो ये देखिए, अगर कोई विधि नहीं कहेगा तब तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर कह दे कि ग्राफीय विधि से निकालें तब आपको ग्राफ खींच के ग्राफ से उस आंसर निकालना है। बात बुझे? तो ग्राफीय विधि से अगर कहेगा, शायद इसमें ग्राफीय विधि से निकालना है, ठीक ना। क्वेश्चन में जरा से 1 मिनट देख लो, इसमें कोई विधि नहीं कहा है, खाली कहा है स्कर्ट की संख्या और पैंट की संख्या निकालें। तो परीक्षा में ऐसा अगर पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? बस आपको जो आसान बुझाता है उस विधि को लगा देना है, ठीक ना। अभी चूंकि हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्यामितीय और ग्राफीय निरूपण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्या होगा, विधिवत रूप से ज्यामितीय विधि से निकाल देना चाहिए। निकालते हैं। तो समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से एक हमारा है 2x माइनस y बराबर 2। तो अगर हम y फ्री करते हैं
ये y उधर लेंगे, ये इधर आएगा माइनस में जाएगा, ये उधर प्लस में जाएगा ना। 2x - 2 बराबर y ना जी, यानी कि y बराबर 2x - 2। अब बॉक्स बना लेंगे x y, किसका मान रखना पड़ेगा x रखेंगे सरल होकर y निकल जाएगा ना। x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो y कितना निकल जाएगा, 0 निकलेगा। हाँ -2 निकलेगा, क्योंकि 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात y बराबर -2। फिर इसका मान 1 रखिए, x का मान 1 रखिए, तो 2 1 है 2, 2 में 2 गया 0। इसका मान 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2। कोई आपत्ति? इसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से 4x - y बराबर 4, तो y उधर ले चलिए, 4x - 4 बराबर y ना। अब बॉक्स बना देंगे ना, y बराबर 4x - 4 जो हुआ, एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं x y। तो x का मान रखते हैं, अगर 0 रख देते हैं x का मान तो y कितना निकल जाएगा, -4। 1 रख देंगे तब 0, 2 रखेंगे तब 4 दूनी 8 में 4 गया 4, 4 दूनी 8 में 4 गया। बस दोनों का अब निर्देशांक मालूम गया दोनों समीकरण का। तब क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पर ग्राफ खींचेंगे, तुरंत ग्राफ बना लो। अब देखिए, अब इस मान को, इस नियामक को लेकर के ग्राफ वहाँ मैं बना चुका हूँ, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। इसको बारी बारी से लेके वहाँ समीकरण तैयार करके सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। पहला समीकरण का पहला निर्देशांक कितना आया, 0, -2, तो x का मान 0, y का -2, अर्थात यहाँ आ जाएगा, आएगा ना 0, दूसरा देखिए 1, 0, अर्थात x तरफ पहले 1 जाएंगे और y तरफ नहीं जाएंगे, यही ना हुआ, तो कितना हो जाएगा 1, 0। फिर अगला देखिए कितना है 2, 2, मतलब x तरफ 2, y तरफ 2, तो x तरफ 2 चलेंगे और y तरफ 2, हमेशा पहले x तरफ चलिएगा, ठीक ना, और उसके बाद y कहेगा जो नहीं जाएंगे, 0 हुआ तो मतलब नहीं जाना है, बस समझे, तब आपका गलती नहीं होगा। तो ये हो गया 2, 2। अब कहाँ कहाँ बिंदु मिल गया हमारा, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ, देखिए सरल रेखा दिख रहा है ना। और अगर हल्का फुल्का यहाँ नहीं दिखे तो इसका क्या कारण होगा, क्योंकि हाथ से खींचा हुआ है ये ग्राफ पेपर ना। अगर आप वो ओरिजिनल ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। हो गया, समझ में आया? इस पे भी एरो बना देना है, यहाँ भी एरो बना देना है। समीकरण 1 यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण 1। आगे 0, -4 मतलब x तरफ 0 और y तरफ -4, y तरफ -4 कहाँ चल जाएंगे, यहाँ इस जगह हुआ 0, -4। आगे 1, 0 मतलब x तरफ जाएंगे 1 और y तरफ 0, मतलब कहीं ना जाना, इसी जगह। बस अगर दोनों समीकरण का बिंदु अगर एक हो जाए, समझो उत्तर निकल गया, वही उत्तर होगा। ऐसे चूंकि कटना ही है, चूंकि उस बिंदु पर जब जाएंगे तो कटना ही है ना। तो यही हमको दिख गया था, इसी जगह दिख गया था, उत्तर यही होगा। 1, 0 दिख गया, दोनों में आ गया, उत्तर हो गया। चलो आगे है 2, 4 मतलब x तरफ 2 और y तरफ 4, हज्जा होगा ना 2, 4। अब क्या करेंगे, इसको फिर मिला के ग्राफ खींच देंगे ना। किधर था रे दूसरा, यहाँ है। हाँ तो ये नहीं हुआ, इधर का लाइन बड़ा बड़ा हुआ था, ठीक ना, बड़ा बड़ा होने के कारण ये नहीं हुआ। चलो नहीं बुझाइए, देखो गैपिंग बहुत बड़ा बड़ा हो गया है ना भाई। इसके तुलना में इसका गैपिंग छोटा हो गया और इसका गैपिंग बड़ा हो गया, 1.25 गुना 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा। तो ये आएगा ही, जब इसको करेंगे नहीं तो एक सीधा में आना ही आना है, बात बुझे ना। आप ग्राफ कॉपी कर कीजिएगा ना, एकदम 100% सब आएगा, जरा सा भी मिस नहीं होगा। तो दोनों कहाँ कट गया, 1, 0 पर। ग्राफ कॉपी में क्या होता है, इधर का भी डिस्टेंस इधर का भी डिस्टेंस सब हमेशा समान होता है, ठीक ना। इसको खींचते समय अगर हम इसी से स्केलिंग कर लेना तब ओरिजिनल उत्तर दिखने लगेगा। जैसे इसी का 2 लंबाई को 1 बिंदु मान लेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए समझ में आया। तो जिस जगह कटेगा उस जगह देखेंगे x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो अभी मेरा जो कटा वो कटा, x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो लिख देंगे अतः
x बराबर 1 और y बराबर 0। मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पेंट था x, यानी पेंट 0 वो खरीद कर लाई है, और इसका हाँ x है, पेंट कितना खरीद कर लाई है 1, और इसका कितना खरीद कर लाई है 0। बस हो गया, समझ में आया। अब सब कुछ संतुष्ट भी रहा। अगर ये 1 खरीदी है और ये 0 खरीदी है, तो अगर हम देखना चाहेंगे क्या वो जो कंडीशन डाली थी वो सही है कि 2 गुने से 2 कम, 4 गुने से 4 कम। देखिए पता नहीं, स्कर्ट की संख्या को हम पेंट की संख्या को 2 गुना से 2 कम करें, 1 का 2 गुना कर दो 2, और उसमें 2 घटा दो, देखो हो गया ना कि 2 गुने से 2 कम स्कर्ट हुआ ना। अब 4 गुने से 4 कम क्या था, तो 1 को 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, और 4 घटा दो उसमें, तो सही में 0 ये निकला है ना, इसका मतलब उसका सही हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा इसको साफ करो जी। अब प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फिर वही 16 खंड का है, आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब उल्टा उल्टा के, ठीक ना। 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो एक निर्देश है, ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, हाँ। और किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है 10 विद्यार्थी में है, या कक्षा 10 की बात मैं करूं कि 10th कक्षा में 10 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना है 10। इसमें एक समीकरण हमारा समाया हुआ है कि विद्यार्थी 10 है। आगे कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन, लड़की ज्यादा है, तो एक समीकरण यहां दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन का कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, ठीक ना, या किसी पाठशाला में 10 हो, हुबहू क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट, हाँ वही है, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी है, ठीक ना। तो कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी मतलब लड़का होता है कि लड़की, दोनों आता है। तो लड़का की संख्या अगर x और लड़की की संख्या y है, या लड़की की संख्या x और लड़का की संख्या y, कुछ मान सकते हैं, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, बस एक समीकरण दिखने लगा। और आगे कहता है लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो लड़का जो है y वो लड़की के बराबर नहीं है, बल्कि लड़का में अगर 4 हम प्लस कर देंगे तब लड़की के नहीं, लड़का कम ना हो गया कि लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो लड़का जितना भी होगा उसमें 4 प्लस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लड़की के बराबर। दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। तब तो जौन विधि के, ग्राफीय विधि के, बीजगणितीय विधि के, हर विधि से उत्तर निकल जाएगा ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले माना कि लड़कों की या लड़कियों, किसी को मानो, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता। ये नहीं पहले का ही अंग मानेंगे तब दाई का, इसका कोई बंधन नहीं है। लड़की पहले मानेंगे, लड़का कुछ भी मान सकते हैं। माना कि लड़कों की संख्या कितना है, x है, एवं लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या कितना है, y है। प्रश्न अनुसार दोनों मिला के कितना है, x प्लस वाई बराबर, एक समीकरण बना। पुनः प्रश्न के अनुसार हो रहा है। प्रश्न कहा था कि x और y बराबर नहीं है। ये जो लड़की है वह, लड़की जो है ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे, तो लड़का कम है, लड़की ज्यादा है, लड़का और कितना कम है। तब अगर इसमें भी हम 4 जोड़ दे तब दोनों क्या हो जाएगा, जिसमें कम है उसी में ना जोड़ना है। तो कम कौन है, लड़का। सही में लड़का कम है, देख लो, एक कक्षा 9th को देखो या 10th को देखो, लड़की ज्यादा लड़का कम ना। अब लड़कों के साथ भेदभाव होने लगा, लड़कियों को ज्यादा आरक्षण, ज्यादा कपड़ा, स्टापन, जूती, बैग, और लड़का को नहीं मिल रहा है, लड़का लगता है हरास्ट होते जा रहा है और लड़का पढ़ाई छोड़ते जा रहा है। ये कारण ना हो सकता है, क्योंकि हर क्लास में देख रहा हूँ लड़की लड़का से 1.5 गुना ज्यादा दिख रहा है। अब एक समय लड़कों की संख्या से अशिक्षित का ज्यादा बढ़ जाएगा, भारी समस्या। बराबरी नहीं हुआ फिर भेदभाव ही होता हो गया। ये कह सकते हैं कि नहीं, कब इतना लड़की को आरक्षण मिल जाएगा, इतना सब कुछ मिलते जा रहा है, नतीजा ये होगा कि लड़का हरास्ट होता चला जाएगा, लड़की दोनों बराबरी रहता तो दोनों संख्या समान दिखता सब जगह। चलिए खैर जो भी हो, ये मैं ह्यूमरस रूप में कह दिया, क्योंकि देख भी रहा हूँ 2-3 साल से यही दिख रहा है, ठीक ना।
x बराबर y, तो इसमें क्या है, लड़की की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है, कम है, तो बेचारा जबरदस्ती बोनस अंक 4 दे देते हैं। अब तो बराबर हुआ, लड़की के बराबर हो गया। तो एक समीकरण यहाँ तैयार हो जाएगा, 4x बराबर y, अर्थात इसको तैयार करेंगे क्या, 4, हाँ सॉरी ये प्रभु, x प्लस 4 है, गुना नहीं है, गुना में रहता तब मिलेगा ना। तो क्या करेंगे, x और माइनस y कर देंगे ना, और प्लस 4 उधर ले आएंगे, -4 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कोई आपत्ति? प्रश्न जो कह रहा है वही किया। अब तो इसके बाद तो आप लोग सरल करने जा नहीं रहे हैं। एक बार चर्चा फिर करो। क्वेश्चन कर रहा था कि 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हम ले लिए, जिसमें कि लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है। तो पहले हम लड़की x, लड़का y, लड़की y, लड़का x मान लेंगे, जो हमको सुविधा वो मान लेंगे, मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार हम दोनों मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए, तो एक समीकरण तैयार हो जाएगा। दूसरा, लड़की की संख्या लड़का की संख्या बराबर लिख देंगे। बराबर लिख के हमको विचारना है कौन ज़्यादा था, लड़की ज़्यादा है, हमारा लड़की क्या है, y ज़्यादा था, तो बराबर तो नहीं होगा, तब लड़काओं में भी 4 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। अब तो 4 और अचर आपस में मिलता नहीं है, गुना भले होता है, भाग होता है, लेकिन जुड़ता घटता नहीं है। तो डिजिट क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे और उधर अचर को इधर ले आएंगे ना, x - y बराबर हो गया -4। एक समीकरण यहाँ तैयार हो गया। समीकरण 1, 2 को हल करते हैं, और लेकिन वो बंधन डाल दिया तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें, तब तो फिर वही बॉक्स बनाएंगे समीकरण 1 लेके। समीकरण 1 से समीकरण 1, x + y बराबर 10, खाली x बराबर 10 - y। यहाँ x और यहाँ y का मान रख दो, कितना, 3 रखो, तो x कितना निकल जाएगा, 7। y का मान रख दो 4, कितना निकल जाएगा, 5 रखो, कितना निकल जाएगा, बस। फिर समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर -4, खाली x बराबर y - 4 ना, x y। अब y का मान कितना रखेंगे, कुछ रख देंगे, ये तो छोटा छोटा ही है ना। 1 भी रख देंगे तो -3 निकल जाएगा ना, 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, हो गया। समीकरण 1 और 2 का बॉक्स बन गया। तब क्या खींचेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ इस जगह खींच देता हूँ, चलो देखिए यहाँ क्या है। अब ग्राफ कॉपी बन गया कि पहला समीकरण 1 का बना रहे हैं ग्राफ, 7,3, यानी कि पहला को नियम कितना है, 7 3, तो 7 उधर है, 3 यहाँ आएगा, बाहर हो गया ना, एक बिंदु छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 4, x का मान 6 और y का मान 4, तो करीब करीब यहाँ जाना चाह रहा है, ये भी अंदाज से ही हुआ। उसके बाद ये कितना हो गया, 6,4, आगे है 5 5, x का 5 और y का 5 है, करीब करीब इस जगह आना चाह रहा है ना। और एक तो इधर था ही 7 वाला, देखो सीधा नहीं दिखता, तब इसका ग्राफ खींचते तो इस टाइप का आ जाता, दिल्ली फर्क कम हो गया। अगला समीकरण है -3 1, -3 1, -3 किधर x का होगा, यहाँ हो जाएगा, और 1 यहाँ हो जाएगा, ये इस जगह -3, 1। आगे है -2, x का -2 और y का +2, यहाँ हो जाएगा -2, आगे है -1, 3, x का -1 और y का 3, यहाँ हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कटेगा, देखिए कहीं न कहीं कटेगा इधर, अब जहाँ कटेगा इधर देख लेंगे x का मान कितना है और इधर देख लेंगे y का मान कितना है, वही उत्तर हो जाएगा।
बात बुझे ना, इधर x का मान देख लेंगे और इधर, क्योंकि ये y अक्ष है ना, तो इधर जाएंगे तो y का मान दिखेगा, इधर आएंगे तो x का मान दिखेगा। इसमें फिर एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम खींचे हैं, क्या कहते हैं, इधर जो बिंदु लिए हैं, तो ये बिंदु अंदाज से ही लिए ना। देखिए हो सकता है बराबर नहीं हुआ, अगर 90 है, देखिए कितना अंतर हो गया है। कहीं है ये बिंदु, ना 4 की सीधा में ना 5 की सीधा में, तो यहाँ आना चाहिए था ना, 5 तो इधर आएगा ना, तो ये अंतर हो ही जाएगा। अब ग्राफ को हम तरीका बता दिया आपको, ठीक ना, यही है तरीका, ठीक ना। तो तरीका एक दोनों कट जाएगा, अरे जैसे कटा तब इस जगह देखेंगे हम x तरफ y तरफ कितना है और x तरफ कितना है। समझ में आया? तो जितना होगा यहाँ उतना भी कोमा, इतना x का मान जो भी है, जैसे मान लेते हैं 4 आता, ओरिजिनली बताते ना आएगा कितना। किधर समीकरण था? समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, इसका आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 7, ठीक ना, 7 आएगा और ये 3 की सीधा माना चाहिए, तो 3,7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कितना आएगा? 3,7। ऐसे आ भी गया, जो कमोबेश दिख भी रहा है, न दिख रहा है? कमोबेश इसको लंब गिराएंगे 3 दिखेगा, और इधर भी डालेंगे तो वो 7 एक सीधा दिखेगा। तो हल्का फुल्का अंतर होने के कारण वही हस्तमुक्त रेखा खींच रहे हैं, इसलिए हाथ से खींचते हैं ना, इसलिए ग्राफ खींचा हुआ नहीं है। तो इससे क्या हो गया, ये समीकरण हल हो गया। अर्थात उस कक्षा में जो है लड़कों की संख्या कितनी है? 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। तो लड़कों की संख्या लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है कि नहीं? वो भी क्या, दोनों मिलके 10 तो है कि नहीं? तो ओरिजिनल आ गया ना समान। क्वेश्चन जो कह रहा है वो उत्तर में दिखेगा, और उत्तर जो निकलेगा उससे क्वेश्चन संतुष्ट हो जाएगा। बात बुझे कि दोनों मिला के 10 था, सही में दोनों मिला के 10 हो रहा है। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हमारा जो आंसर आया इससे स्पष्ट दिख रहा है कि लड़कों से लड़की कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो दोनों बात वेरी मिल गया, इसलिए एकदम 100% सही उत्तर हो गया। समझ में आया? ठीक है, साफ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 5 पेंसिल अगर लेते हैं, पेंसिल, और 7 कलम अगर लेंगे, कलम, तो ये दोनों का मूल्य मिलके कितना होता है? और आगे कहता है अगर 7 पेंसिल ले लिया जाए, 7 पेंसिल और 5 कलम लिया जाए, तब मिलके कितना होता है? 46 रुपया। कोई दिक्कत? तब कहता है 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको समझ में आया? कि कहीं मार्केट गया होगा, दाम पूछा होगा, तो बताया कि नहीं आप 5 पेंसिल और 7 कलम लेंगे तो 50 रुपया पड़ेगा, और 7 पेंसिल अगर 5 कलम लेंगे, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो आपको लग जाएगा 40। तो वही क्वेश्चन में है कि तो 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य क्या है? तो मान लेंगे, माना कि 1 पेंसिल का मूल्य, माना कि 1 पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया है। 1 कलम का मूल्य कितना मान लेंगे? y रुपया मान लेंगे। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? पेंसिल 1 to x है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7 कलम, 1 कलम का मूल्य y है, 7 कलम का कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 50। समीकरण 1 बना। पुनः प्रश्न एक लाइन क्या है कि 7 पेंसिल 5 कलम लेंगे 46 रुपया ना, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 गुना x ना, प्लस 5 कलम का कितना हो जाएगा? तो बराबर कितना हो जाएगा? 46। समीकरण 2 मान लेंगे। फिर कहता है इसको ग्राफीय विधि से हल करें और बताएं 1 पेंसिल का मूल्य 1 कलम का मूल्य कितना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समीकरण में बीजगणितीय रूप में बदलने सीखना है। सबसे फर्स्ट है कि आप क्वेश्चन पढ़ करके 100% समझ जाए, आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सके, तब समझिए हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार रीडिंग दिया और क्या कर रहा है। जैसे हम याद आपके सामने में नहीं है ना, कैसा था कि याद किए बैठ करके क्वेश्चन पढ़े समझ गए, और हम भी फंस जाएंगे, पढ़ के एक बार में नहीं समझ पाएंगे तो हमसे भी नहीं बनेगा।
बात समझ रहा है। कभी जैसे चित्त अस्थिर रहेगा या कभी चंचलता मन में रहता है, जरूरी नहीं खाली साहब एक बार में तुरंत बनेगा। कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाएगा कि पढ़ने में चित्त अस्थिर रहेगा तो क्वेश्चन पूरा माथा लोड नहीं ले पाएगा, तो फिर फंस जाएंगे बनाने में, चाहे वो कितना हल्का हिसाब हो। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपके माथे पर लेना है, ठीक ना, कि पूरा क्वेश्चन का क्या रहा है, उसके बाद बनाने की चेष्टा करना है। बात बुझ रहा है ना। कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे किसी क्लास का हो, तो मैथ में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ करके माथे पे लेना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम इजी वे में समझ जाए। क्यों यहाँ जो क्वेश्चन था क्या था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपया। अगर 7 पेंसिल लेते हैं और 5 कलम लेते हैं तब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 46 रुपया। तो फिर कहता है 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए अब समीकरण मिल गया हमको। अब सरल करेंगे तो समीकरण 1 से फिर बॉक्स बनाएंगे ना, समीकरण 1 से 5x + 7y बराबर 50। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, -7y। खाली x बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब बॉक्स बनाते हैं ना जी, x y। अब y का मान अपने मन से रखेंगे। अगर रख देते हैं 3, 5 रखो, 5 रखो, 7 × 5 = 35, 50 में 35 गया 15, 15 को 5 से भाग दो 3, खूबसूरत आ गया ना। तो 5 का गुना वाला ही लो ना, 7 × 5 = 35, 7 ढंग ले लो। y का मान 10, बड़ा आ जाएगा ना, 10 नहीं लेते हैं, 7 छक्के लो, 7 पचे ले लिए, छक्के ले, 7 छक्के 42, 50 में 42 आएगा 8 को 5 से भाग देना है, 5 1 है 5, 3 5 छक्के 30, 1.6 ना। 0 ले लेते हैं, y का मान 0, तो 0 खत्म हो जाएगा, 5 ढंग 50 10, बड़ा हो ही गया। तब ऐसा ले लिए तो 1 पॉइंट मान और सरल वाला ही ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 10, 10 7 70, 50 में 70 गया -20 को 5 से भाग देंगे -4। तो ये क्यों लेंगे हम 10 वाला, ये लेकर कर लेंगे जब 10 लेना ही पड़ेगा ना। अब भले 10 आ गया, अगर आप कॉपी में तो 10 तक रहेगा आपको आराम से। तो वहाँ क्या होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट दिखेगा, खींचना आसान हो जाएगा। इसे 10 वाला भी लेने से कोई हानि, अगर आप कॉपी है तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसमें तो 10 वाला भी रहता है। एक दशमलव के बाद एक स्थान तक एग्जैक्ट अगर आ जाता है, शांत दशमलव है तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से बनेगा, है कि नहीं। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से 7x + 5y = 46, 7x = 46 - 5y, 7x = कितना, 7 फ्री कर देते हैं ना, x फ्री कर दिया, 46 - 5y / 7 बॉक्स बनेगा। क्या परेशानी हो जा रहा है, x y। अब y का मान अपने मन से लेते हैं, y का मान क्या ले लें, 4 ले लेते हैं। तो 5 चौके 46 में 20 गया, 26 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। कोशिश कीजिए गुणज में आ जाए। तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 ढंग 70, 7 × 5 = 35, 7 चौके 28। तो ये सब लाने की चेष्टा करना है हमको ना, कि घट के ये बचे। तो 28 और हो जाएगा 2 30, यानी कि 18 अगर माइनस होता, 18 y का कोई गुणज करने से नहीं होगा, दशमलव में आएगा, ठीक ना। ये करना पड़ेगा, माथा पीछे ढेर करना पड़ेगा, दशमलव में लेके कर देंगे तब भी हो जाएगा। बात बुझे, तो ले लेते हैं। अन्यथा और सरल करना है, इस केस में y फ्री कर दीजिए। बात बुझे, y को फ्री कर देंगे तब भी आ जाएगा। y फ्री करेंगे तो 5 से भाग लगेगा, भाग देना सरल हो जाएगा, हर एक तो एग्जैक्ट दशमलव में कट जाएगा। बात समझ रहे पहले। तो इसका मान 4 अगर ले लेते हैं तो 5 चौके 20 और 46 में 20 गया, कितना बच जाएगा 26। 26 को 7 से भाग दीजिए, 7 × 21 बचा
5 7 7 49, बस इतने लेके छोड़ना पड़ेगा। ये दशमलव जब छोड़ने वाला झंझट आया तो एग्जैक्ट आंसर निकलने में परेशानी हो जाएगा। बात बुझे? जबकि एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए वो 5 फ्री यहाँ कर देते तो बढ़िया रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मान ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 है 25 बच जाएगा कितना? 21 बच जाएगा। अब 7 से कटेगा, 7 या 21 कट गया ना। 5 है 25, अगर 10 लेते हैं 10 5 50 बचेगा कितना? नहीं, उससे नहीं फायदा है। 25 बचा, 5 दूनी 10, अच्छा के 42, 4 नहीं आएगा, 70। सात लेने थे, 7 5 35, अब 35 कितना बच जाएगा? तो फायदा कहाँ? तो कुछ ले लो तो 6 5 30, घट कितना बचा? 16 भाग दो, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 7 या लगभग 3 बार ना, 2.3 जो भी है ये आया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फल्का सा आंसर में अंतर पड़ जाएगा। दूसरा तरीका मैं इस जगह बता देता हूँ कि यहाँ क्या करते हैं, जैसे 7 से भाग देना आप कॉम्प्लेक्स लगने लगा था ना, तो आपको अभ्यास इसलिए गणित को 2 बार 3 बार क्यों बनाया था, ताकि आपके दिमाग में ये है कि हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन है और इसको इस जगह हम ऐसे करते हैं। 5 हम फ्री कर देते, 5y बराबर क्या हो जाता है? 46 और माइनस 7x। अब खाली y फ्री करेंगे, 46 माइनस 7x बाय 5। अब जो बॉक्स बनेगा इसमें एक अंक के बाद दशमलव एग्जैक्ट आएगा, x और y, x का मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, अगर 5 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 2 रखिए, x का मान कितना रख दिया? 2, 7 दूनी 14, घट जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 32 बचेगा। अब 5 से भाग दीजिए, 5 6 के 30, 0.5 चौके 20, एग्जैक्ट कटा। कुछ भी रखिए, इसका मान 2 रखे, 3 रख दीजिए, 7 या 21 घटेगा कितना बचेगा? 25, 5 है 25, कुछ रखिए, 4 रख देते हैं, 7 चौके 28, 40 में 28 गया 18 ना। अब 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 15, कितना बचा? 3 18, 5 31, एग्जैक्ट कट गया ना। कहीं ये अंदाज वाला कुछ झंझट रहा नहीं रहा, तो ये जो आया ओरिजिनल मान, इससे और इससे लेकर के ग्राफ जब खींचेंगे एकदम एग्जैक्ट कटेगा। बात बुझे? ग्राफ कॉपी जब खींचेंगे ना तो वो एग्जैक्ट बिंदु पर कटेगा ही, तो वहाँ x का मान और y का मान दिखने लगेगा। तो ऐसे आएगा क्या? तो आएगा 7 5 35, 5 7 35, ये माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 49, 25 49 24 बचेगा, माइनस 24, और यहाँ भी 7 से 5 से गुना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मुझसे डायरेक्ट सरल नहीं होगा मुझे डायरेक्ट सरल करके आंसर निकाल देते। चलो ठीक है, तो अब ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे y, यहाँ ले लेंगे y डैश, यहाँ लेंगे x, यहाँ लेंगे x डैश। अब इस पर मान लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। इधर लेंगे 1 2 3 4, y का मैक्सिमम मान कितना गया है? 10 तक गया है। 5 6 7 8 9 10, 11 हो गया ना। माइनस में भी है, माइनस में कौन है? -4 कौन है? x के y, x है, तो -1 -2 -3 -4
-1 -2। अब देखिए 3 5 ना, x का 3 और y का मोटा मोटी यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए 1.66, x का 1.6 लगभग यहाँ आएगा और y का 6। क्या हुआ? 5 रुपये में दे देना सर, थोड़ा नीचे कीजिए, 6 रुपये चला जाइए। 1 2 3 4 5 6। अब 1.6 यहाँ आएगा ना, x का मान 1.6 है और y का मान 6, तो y का मान 6, बस इसी का हो जाएगा ना, होगा ये तो 5 ये पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 3 और 5 था, x का मान 3 और y का मान 5 है, यहाँ आ जाएगा ना 3 5। अभी बग जाता हूँ। फिर x का मान 10, y का मान 0, x का मान 10, y का मान 0, मतलब जाना ही नहीं। अब देखिए कमोबेश पे सीधा दिखने लगा ना, ये दिख रहा है सीधा। तो ग्राफ कॉपी ओरिजिनल अगर रहता है तो क्या होता है, ये अभी पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाता, ना बनता? ये हो गया एक तो। अब दूसरा ग्राफ कितना है, दूसरा इसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले सकते हैं। तो इसको लेकर भी बनाते हैं, चूंकि एग्जैक्ट आया है ना। 2,6.4, x का मान 2, y का मान 6.4, लगभग यहाँ आना चाह रहा है। फिर 3,5, x का मान 3 और y का मान 5, 3 5 इसी पर आ गया, 3 5 उत्तर भी निकल गया। जब दोनों समीकरण का कोई कॉमन बिंदु दिखने लगे समझिए उत्तर वही निकलेगा ही। तो 3 5 अगर दोनों में आ गया तो कटेगा, तो इसी जगह कटेगा। जैसे भी इसका ग्राफ खींचेंगे तब इस पे होते हुए गुजरना ही होगा, नहीं गुजरेगा? तो 3 5 दोनों का आ गया, तो x 3 निकल गया, y 5 निकल गया। उसके बाद क्या है, 4,3.6, x का मान 4 और y का मान 3.6, लगभग कमोबेश यहाँ आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो ये तीनों एक सीधा में आया, और जैसे खींचेंगे ऐसे होकर के खींचा जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मान कितना दिखने लगा और y का लिखेंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, ये निकला ना। अब यहाँ आंसर क्या होगा, तो x था कौन, एक पेंसिल का मूल्य, तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। समझ में आया? तो 3.2 जो है एग्जाम्पल सहित पूरा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफीय विधि वाला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 2 प्रॉब्लम था, खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे है क्या? हाँ है, तो इसको लेते हैं, जरा सा साफ कर लें। अब देखिए लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। क्वेश्चन कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, मतलब आपस में ये पहले निकाल लेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और तुलना करेंगे कि कौन किसके बराबर है, कि ये तो इसके बराबर है, कि ये इसके बराबर है, कि ये इसके बराबर है, कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, कि नहीं बराबर है, तुलना करना है। बात बुझे? तो पहले हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे तब तो। आगे कहता है निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ है, अब आपको पता करना है कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा समपाती है। तो फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाया हूँ, जो क्लास आए थे, ठीक है, नई क्लास आए थे, इसलिए मेरा रिकॉर्डिंग है, आप आराम से देख करके फिर चर्चा कर सकते हैं। दिक्कत होगी तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक ना। और आगे अभी मैं बता रहा हूँ नियमित लड़कों के लिए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या समपाती है। इसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका कंडीशन में क्या बताया था कि पहले ये अनुपात ही निकालना है ना। उसके भी पहले क्या करना है, कोई आप बता सकते हैं? ये अनुपात निकालने के पहले क्या करना है? दोनों समीकरण देखना है मानक रूप में है कि नहीं। बात बुझे? क्या करना है? तो दोनों समीकरण ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में है ना। तो लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दोनों मानक रूप में है। किस में है? मानक रूप में है। इसलिए अब निकाल के देखते हैं। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा? 5/7।
B1/B2 कितना हो जाएगा? -4/6 -4/6 C1/C2 एवं C1/C2 कितना हो जाएगा? -9। कोई कटा नहीं कटा। अब बोलिए पहला दूसरा के बराबर है? लिखेंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जैसे ये आ जाए पहला दोनों बराबर नहीं हो, पहला दोनों का गुणांक का अनुपात बराबर नहीं हो, तो पहला पहचान हमको हो जाएगा कि ये अद्वितीय हल है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या रेखा है? यानी कि दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसे होगा तो दूसरा उसको काटने वाला होगा। मतलब इसका जब ग्राफ कॉपी ग्राफ खींचेंगे और इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ये ना, तो इसे एक जगह काटा हल क्या तो निकलेगा, तो इसलिए इसका नाम अद्वितीय हल है। माने ऐसा हल होगा कि उसके जैसा दूसरा कोई हल नहीं होगा, एक ही तो हल होगा, उसको कहते हैं अद्वितीय, यूनिक ना। लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा ना, क्या लिखेंगे? ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करेगी ना। समीकरण युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। कैसा रेखा प्राप्त होगी? तो हल कितना होगा? एक हल होगा। समझ में आया? इसी प्रकार पहला खत्म हो गया, दूसरा फिर जांचेंगे। दूसरा यहां बना देता हूं, A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा? 9/18 बराबर 1 हपवा। फिर एवं B1/B2 कितना है? 3/6 कितना हो गया? एवं C1/C2 कितना होगा? 12 बराबर हो गया 1/2। इसके पहले एक लाइन छूटा, क्या लिखना चाहिए था? हाँ, दिए गए समीकरण युग्म मानक रूप में है। पहले उसको चेक करना ही करना है। लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म मानक रूप में है, तब ये कंडीशन जांच को लेके आगे बढ़ेंगे। बात समझे? तो मानक रूप में नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले मानक रूप में रहना चाहिए। फर्स्ट नंबर जांच ही करना पहला कि मानक रूप है कि नहीं। अब मानक नहीं है तो पहले मानक में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ये जांच अनुपात निकालेंगे, गुणांकों का अनुपात। ये है क्या? गुणांक का अनुपात है ना। ये क्या है? x का गुणांक है। ये क्या है? y का गुणांक। ये अचर पद। तो गुणांकों का अनुपात अचर पद के अनुपात के बीच का तुलना इसको कहते हैं हम लोग। तो लिखेंगे तीनों बराबर हो गया। तीनों जब बराबर होता है तो नतीजा क्या होता है? यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म कैसा होगा? इसलिए समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। माने एक ही चढ़ जाएगा, एक ही समीकरण होगा। कहाँ है? ये तो था ना। देखो इसको 2 से भाग दे दो। 2 9 18, 2 3 6, 2 12 24, 2 0 0। वही समीकरण दिखने लगा। ये तीनों बराबर होने का मतलब है एक ही समीकरण को केवल फुला दिया है। किसी 2 से गुना करके या 4 से गुना करके 3 से गुना करके एक ही समीकरण है। जब एक ही समीकरण है तो ग्राफ 2 होगा। तो एक ही समीकरण को 2 बार लिखा है, ग्राफ भी एक ही पे चढ़ जाएगा। एक ही ग्राफ, जब एक ग्राफ को 2 बार खींच देंगे सब संपाती नहीं हुआ, हर बिंदु हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे स्थिति में क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब थोड़ा साफ करो तब 3 नंबर बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इसको भी जांचते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे क्या? दिए गए समीकरण युग्म मानक रूप में है। हम चेक कर लिए, देख लिए, तो लिखेंगे तीसरा नंबर यहाँ हल करते हैं। तीसरा, दिए गए समीकरण युग्म मानक रूप में है। जब मानक रूप में है तब क्या करेंगे? अब जांच करेंगे, इसलिए A1/A2 निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर 3:1 ना। उसके बाद एवं
b1/b2 बराबर -3/-1 माइनस माइनस खत्म बराबर 3/1 एवं c1/c2 बराबर 10/9 ना। अब देखते हैं यहाँ क्या हम पाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट बराबर c1/c2। और ये कंडीशन जब आता है तो ये बैल समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेल का पटरी है ये। क्या होगा? रेल का पटरी है, आलू अलग बैगन फर्क वाला ये समीकरण है। ये दोनों कभी सटेगा ही नहीं, ठीक ना। एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा, चलते रहेगा दोनों, आगे जाओ पीछे जो, ना हटेगा ना सटेगा ना कटेगा, अर्थात पैरेलल होगा। लिखेंगे तो ये समांतर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगा ना। यह समीकरण का ग्राफ समांतर रेखा प्राप्त होगी ना। समीकरण से दिए गए समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समझ में आया? बुझो किदाया मंग बुझो ठकम रोड़ना बुझो किदाया। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ और समय भी खत्म हो गया, क्योंकि और सब सर आएंगे, ठीक ना। ठीक है, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।